हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे SCERT बिहार बोर्ड की ये क्लास 7th की अतीत से वर्तमान भाग 2 की एनालिसिस बुक है, जो हम यहाँ से कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज हम सब यहीं से कंप्लीट करेंगे शेष आगे। और हमारे इससे पहले के 2 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के शेष अध्याय को कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को एक अच्छी दिशा भी दे सकते हैं, क्योंकि यहीं से सारे क्वेश्चन BPSC या BPSC TRE 4.0 और या विभिन्न बिहार बोर्ड के एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को एक अच्छी सुदृढ़ और व्यवस्थित कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने हित में दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो लेट में आ रहा है, जानते हैं, क्योंकि बिजी हैं थोड़ा बहुत। तो आप बहुत जल्दी कोशिश है कि सारे SCERT और NCERT दोनों बुक को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो इस चैनल पर बने रहने के लिए आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने हित मित दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तुर्क अफ़गान शासक, ये अध्याय 3 है SCERT बोर्ड की। SCERT क्लास 7 अतीत से वर्तमान भाग 2। इससे पहले कि हमने 9th के NCERT भी क्लास 6 की पूरी बुक की एनालिसिस कंप्लीट है, और क्लास 5 की EVS की बुक भी प्लेलिस्ट में जा कर के आप उसे ज़रूर देखें और अपनी पढ़ाई को एक अच्छी दिशा दें। चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के अवसर पर जुबेदा भारत के प्रधानमंत्री को दिल्ली स्थित लाल किले पर झंडा फहराते हुए टेलीविज़न पर देख रही थी। अचानक उसके मन में ये प्रश्न उठा कि जो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। उसके मन में ये प्रश्न आया कि दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बनी थी। इन्हीं सब प्रश्नों से यहाँ पर कुछ हो सकता है साफ ना दिखाई दिया हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उसको अच्छे से आप भी यहीं से एडजस्ट कीजिए, क्योंकि यही PDF मिल पाया है जो हम यहाँ से आप सबको पढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कुछ त्रुटियां हो सकती हैं तो आप उसे मुझे क्षमा भी करेंगे। चलिए, आज से लगभग 950 वर्ष पहले, अब ये तोमर लिखा है कि तोगर लिखा है, तो हमारे ख्याल से तोमर राजपूत वंश है ना। आज से लगभग 950 वर्ष पहले तोमर राजपूत वंश के राजाओं के शासनकाल में दिल्ली नगर का विकास एक व्यापार व वाणिज्य केंद्र के रूप में हुआ था। अर्थात जो है मतलब तोमर राजवंश के राजाओं के शासन काल में दिल्ली नगर का जो विकास है एक व्यापार एवं वाणिज्य केंद्र के रूप में हुआ। इस नगर में कई धनी व्यापारी रहते थे, मतलब कई धनी व्यापारी यहाँ रहते थे। यही दिल्ली वॉल नाम का सिक्का ढाला जाता था। 12वीं शताब्दी के मध्य में अजमेर के चौहान शासकों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। चौहान राजाओं ने अजमेर के साथ साथ दिल्ली को भी अपने प्रशासन का केंद्र बना लिया। आगे जानेंगे और समझेंगे कि 13वीं शताब्दी के आरंभ में तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। मतलब किसने किया था? 13वीं शताब्दी के आरंभ में तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, और इसके साथ ही दिल्ली भारतीय उपमहाद्वीप के प्रशासन का केंद्र बन गया, है ना, जहाँ से प्रशासन का केंद्र बन गया। और लगभग 300 वर्षों से अधिक राजवंशों के सुल्तानों ने, है ना, दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। तालिका 1 में इन 5 राजवंशों की सूची दी गई है। मतलब कि यहाँ पे दिया है कि लगभग 300 वर्षों से अधिक 5 राजवंशों के सुल्तानों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। तालिका में इन 5 राजवंशों की सूची दी गई है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्रों में अनेक बस्तियाँ बसाईं, जिसे आज हम दिल्ली के अभिन्न अंग के रूप में जानते हैं। तो मानचित्र में देख करके दिल्ली में बसाए गए शहरों की सूची देख सकते हैं। ये दिल्ली के सुल्तान की एक नज़र है। यहाँ पे 5 सुल्तान की बात किया गया है। तो प्रारंभिक तुर्क
शासकों 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक प्रारंभिक तुर्क शासक था जो 1206 से 1290। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक आए थे 1206 से लेकर के 1210। फिर इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी, वही फिर रजिया सुल्तान 1236 से 40 और बलबन 1266 से 1287 ईस्वी तक। अर्थात कि यही 5 थे, 1 2 3 4 और 5 ऐसे शासक थे राजवंश से जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया। आप मानचित्र में भी ये इल्तुतमिश का पूरा राज्य देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है मोहम्मद तुगलक का साम्राज्य। मोहम्मद तुगलक का जो साम्राज्य है आप यहाँ पे भी मानचित्रों में देख सकते हैं कि मोहम्मद तुगलक का जो साम्राज्य है कि कैसे क्या है। अब यहाँ पे नंबर 1 खिलजी वंश भी आया। इसका मतलब कि ऊपर कुछ जो मतलब कि जो प्रारंभिक शासक थे, प्रारंभिक तुर्क शासक के अंतर्गत कौन आए थे? ये सारे लोग आए थे। मतलब कि कितने लोग? ये सब। तो ये प्रारंभिक तुर्क शासक के अंतर्गत इतने राजवंशों ने या इतने शासकों ने राज किया था। प्रारंभिक तुर्क शासक 1206 से 1290, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, इल्तुतमिश 1210 से 1236, रजिया 1236 से 1240, फिर बलबन 1266 से। ये क्रम में लगाने के लिए आ जाता है तो आप इसको क्रम में जरूर याद रखेंगे। फिर इसके बाद दूसरी वंश आता है जो खिलजी वंश है। ये 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक था। इसमें जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296, फिर शायद अलाउद्दीन खिलजी लिखा है 1296 से 1316 ईस्वी तक। फिर है तुगलक वंश आया था जिसमें 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक है। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने मिलकर के इनके राजवंश है। उन्होंने कब से कब तक शासन किया ये भी लिखा हुआ है। अर्थात गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324, मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से 51 और फिरोज शाह जो तुगलक हैं ये 1350 से लेकर के 1388 ईस्वी तक है इनका शासन। इब्राहिम लोदी का राज आप यहाँ मानचित्र में देख सकते हैं। फिर चौथा आएगा सैयद वंश जो 1414 ईस्वी से लेकर के 1451 तक। फिर खिंज खान अर्थात 1414 से 1421 तक था। फिर लोदी वंश आया। लोदी वंश जो 1451 से लेकर के 1526 तक बहलोल लोदी, 1451 से लेकर के 1489 इब्राहिम लोदी, 1517 से लेकर के 1517 से 1526 तक था। फिर इसके बाद तुर्क शासन की स्थापना किया गया था। किसकी? तुर्क शासन की जो स्थापना है, आइए इनके बारे में कुछ पढ़ते हैं। जो सबसे पहले इन्होंने ही तुर्क शासन की स्थापना कैसे हुई इसके बारे में जानेंगे। ये गंगा यमुना नदियों के बीच की भूमि कहलाती है। अर्थात गंगा यमुना दोआब का मतलब जो होता है, दोआब का ही मतलब होता है कि दो नदियों के बीच की भूमि, अर्थात गंगा यमुना के बीच की भूमि ही दोआब कहलाती है। पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि मोहम्मद गौरी नामक तुर्क आक्रमणकारी ने पंजाब और मुल्तान से लेकर के संपूर्ण गंगा यमुना दोआब के प्रदेशों पर अधिकार जमाने में सफलता पाई। उसने अपने एक गुलाम सेनानायक मोहम्मद बिन तुगलक को भारत के प्रदेशों की देखभाल के लिए नियुक्त किया था। अर्थात जो मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये एक सेना नायक था, है ना? क्या था? एक सेना नायक था। और 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। तब उसके प्रमुख गुलाम अधिकारियों ने उसके राज्य का आपस में बांट लिया और इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक को सिंध एवं मुल्तान के अतिरिक्त शेष भारतीय प्रांतों का नियंत्रण प्राप्त हुआ। परंतु तुर्क राज्य को भारत में वास्तविक रूप से स्थापित करने का श्रेय इल्तुतमिश को प्राप्त हुआ। किसे? इल्तुतमिश को
प्राप्त होता है वास्तविक रूप से स्थापित, मतलब कि तुर्क राज्य को वास्तविक रूप से स्थापित करने का श्रेय इल्तुतमिश को ही जाता है। इसने जो मध्य एशिया से संबंध विच्छेद कर उत्तरी भारत में स्वतंत्र राज्य स्थापित किया और सुल्तान की उपाधि खलीफा से प्राप्त की, खलीफा, और उसके उत्तराधिकारियों ने रजिया सुल्तान जो उसकी बेटी थी, एकमात्र महिला सुल्तान होने के कारण विशिष्ट महत्व रखती थी, किंतु उसका शासनकाल विफलता से समाप्त हुआ। तुर्क राज्यों को सुदृढ़ स्थिति प्रदान करने का काम बलबन के द्वारा किए गए इन शासकों को नमलूक भी कहा जाता है, नमलूक भी, क्योंकि ये सुल्तान के गुलाम के रूप में कार्यरत रहे थे। ये मतलब कि ममलूक कहा जाता है। क्या कहते हैं? ममलूक। ममलूक का अर्थ होता था कि सुल्तान के गुलाम। चूँकि इसकी सत्ता का केंद्र दिल्ली था, अतः उनके राज्य को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। आइए समझेंगे कि तुर्क का विस्तार कैसे हुआ। मानचित्र में आप देख सकते हैं कि बताया गया है, नज़र डालें और पहचान करें कि प्रारंभिक तुर्क शासकों के राज्य की सीमा कहाँ तक फैली हुई थी। 1290 ईस्वी में एक खिलजी नायक ने ममलूक वंश के अंतिम सुल्तान कैकुबाद को दिल्ली की गद्दी से हटा करके एक राजवंश खिलजी वंश की स्थापना की थी और इस वंश के सबसे प्रसिद्ध सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने तुर्क राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए सैनिक अभियान चलाए। उसने गुजरात, मालवा, रणथंभौर तथा चित्तौड़ की लड़ाई में सफलता पाई। क्या पाई? सफलता पाई थी। अपने गुलाम मलिक काकूर के नेतृत्व में एक विशाल सेना दक्षिण भारत भी भेजी। उसने देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मदुरई पर विजय हासिल की। चूँकि दक्षिण भारत के वे राज्य दिल्ली से बहुत दूर थे, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित राजाओं को वाकिफ कर देने के बदले उन्हें शासन करने की अनुमति दे दी। अलाउद्दीन खिलजी के विपरीत मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण के राज्यों को युद्ध में परास्त कर सीधे अपने नियंत्रण में ले लिया। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में तुर्क राज्य की सीमा अपनी चरम पर पहुंच चुकी थी। इसी के साथ इतने बड़े साम्राज्य की उसने रक्षा की और पश्चिमोत्तर सीमांत पर गंगोल आक्रमणकारियों को निर्णायक ढंग से हराया। परंतु अलाउद्दीन खिलजी का सैनिक अभियान देखें, परंतु उनका नियंत्रण कर सीमा तक प्रभावी था। किस सीमा तक प्रभावी था? आइए देखते हैं। तालिका नंबर 1 को देखेंगे कि देख पाएंगे कि आप तुगलक वंश के बाद 1526 ईस्वी तक दिल्ली और आगरा पर आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 ईस्वी तक दिल्ली और आगरा पर सैयद वंश एवं लोदी वंश के शासकों ने राज किया। मानचित्र में देख सकते हैं 2, 3, 4 में कि बताएं कि तुर्क राज्य का विस्तार किस सुल्तान के समय में सबसे अधिक हुआ और इसका विस्तार कहां तक था। मानचित्र 5 में देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के राज्य विस्तार को कालक्रम के अनुसार क्षेत्रों की सूची बनाएं। आप जानेंगे कि दिल्ली के सुल्तान शासन कैसे चलाते थे। दिल्ली के जो सुल्तान थे वो शासन कैसे चलाते थे। तो दिल्ली सल्तनत का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े क्षेत्र में हो गया था और इस पर नियंत्रण रखने के लिए दिल्ली के सुल्तानों को सूबेदार, सभापति एवं प्रशासकों की जरूरत पड़ी थी। इन सभी अधिकारियों को फारसी भाषा में अमीर कहा जाता था। सल्तनत काल में मुख्य शासक वर्ग के रूप में स्थापित थे। दिल्ली के प्रारंभिक तुर्क सुल्तानों ने अपने विश्वसनीय एवं योग्य गुलामों को ऊंचे प्रशासकीय पदों एवं सेनापति के रूप में नियुक्त किया था। इन गुलामों को खरीदकर बड़ी सावधानी से सैनिक एवं प्रशासकीय कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया था। ये गुलाम अपने मालिक सुल्तान के प्रति पूर्ण रूप से निर्भर एवं वफादार थे। खिलजी एवं तुगलक शासक भी गुलामों का स्थापित करते रहे।
लेकिन उन्होंने निम्न वर्ग के लोगों को भी उच्च राजनीति पद प्रदान किए। इसमें भारतीय, मुसलमान, हिंदू, जैन, अफगान, अरब आदि शामिल थे। इससे राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होने लगी। इतिहासकार बर्नी शोक प्रकट करते हुए लिखता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्न कुल में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को ऊंचे पद प्रदान कर दिए हैं, परंतु हम ये याद रखना चाहिए कि ऐसे सभी लोग सक्षम और योग्य व्यक्ति थे और उनकी नियुक्ति तुर्क संगत थी। ये बर्नी की व्यक्तिगत पूर्वाग्रह है जिसके कारण वो सुल्तान की आलोचना करता है। मध्ययुगीन समाज में इस प्रकार के पूर्वाग्रह का होना आश्चर्यजनक भी नहीं है, क्योंकि लोगों की सोच अत्यंत संकुचित थी। बर्नी ने सुल्तान की आलोचना क्यों की थी? अमीर के रूप में किस वर्ग के लोग शामिल थे? अमीरों की नियुक्ति किन पदों पर की जाती थी? अमीर वर्ग के लोग अपने सुल्तान के प्रति वफादार तो रहते थे, लेकिन उनका उत्तराधिकारी के प्रति नहीं। सामंतीय शासक बदलने के साथ साथ उसके अमीर या अधिकारी और सेनापति भी बदल जाते थे। फलस्वरूप नए और पुराने अमीरों के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती थी। कुछ अमीर तो इतने शक्तिशाली होते थे कि वे सुल्तान तक बन जाते थे। इस प्रकार सुल्तान का पद अमीरों की महत्वाकांक्षी के सामने सुरक्षित नहीं था। अगर वो विश्वास रखते थे कि उनकी दी शासन करने का समान अधिकार था, उनको भी शासन करने का समान अधिकार था। अमीर ये विश्वास रखते थे कि उनका भी शासन करने का समान अधिकार है। केंद्रीय प्रशासन। अब हम दिल्ली के सुल्तानों के शासन करने के तरीके के बारे में पढ़ेंगे। हम ये जान चुके हैं कि अमीरों के नियुक्त प्रशासनिक पदों पर की जाती थी। सुल्तान अमीरों के सहयोग से शासन चलाने का काम करते थे। केंद्रीय प्रशासन में वित्त विभाग अर्थात वित्त विभाग में वजीर का स्थान महत्वपूर्ण था। उसके कार्य थे राजस्व वसूल करना, आय व्यय पर नियंत्रण रखना, वेतन बांटना, अक्ता देने की व्यवस्था, अन्य पदाधिकारियों में अर्जें, मालिक, सुल्तान की सेना का प्रबंधन, वकील ए दर अर्थात राज परिवार की देखभाल करना, फौजी अर्थात मुख्य न्यायाधीश, दीवान या इंसा, राजकीय फरहा या फरगान जारी करने का वाला, फरीद ये नुमानिक अर्थात मुक्त रूप से सूचना एकत्रित करने वाला भी शामिल था। अक्ता व्यवस्था। दिल्ली के तुर्क शासकों ने अपने अमीर को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में नियुक्त किया था। ये इलाके अक्ता कहलाते थे। अक्ता कौन थे? दिल्ली के तुर्क शासकों ने अपने अमीरों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में नियुक्त किया था। इन्हें या इनके अक्ता कहलाते और इसके अधिकारी नुक्ती या बली कहे जाते थे। इनका दायित्व अपने अक्ता में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना, आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान को सैनिक मदद देना, भूमि कर की वसूली करना था। ये अधिकारी अपनी सेना या अपनी सेवा के बदले में वेतन के रूप में राजस्व वसूली का एक निर्धारित भाग अपने पास रख लेते थे, जिससे वे अपने सैनिकों के वेतन दिया करते थे। बचे हुए अतिरिक्त राजस्व को सरकारी खजाने में भेज देते थे। मुक्ति लोगों पर नियंत्रण रखने के लिए उन्हें कई भी अक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए दिया जाता था, ताकि उनका पद अनुवांशिक न बन जाए। कुछ अंतराल के बाद उनका स्थानांतरण एक अक्ता से दूसरे अक्ता में किया जाता था। मुक्ति के द्वारा इस वसूल किए गए राजस्व का बड़ी सावधानी से हिसाब रखने के लिए अमील नामक लेखा अधिकारी अक्ताओं में रखे जाते थे। उन्हें सख्ती से हिदायत दी जाती थी कि वे राज्य के द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें। ये अक्ता व्यवस्था प्रांतीय प्रशासन की इकाई के रूप में कार्य करता है। अब जानेंगे कि जो मुक्ति के क्या अधिकार थे। निजाम उल मुल्क की रचना सियासत नामा के अनुसार उसमें ये बात कही गई है कि मुक्ति के क्या अधिकार थे। उन्हें अर्थात मुक्ति ये समझना चाहिए कि प्रजा अर्थात किसानों पर उनका
अधिकार केवल शांतिपूर्ण तरीके से उचित धन अधिकार केवल शांति तरीके से उचित धन अर्थात भूमि कर अथवा प्राधिकार अर्थात मल ये हक वसूल करने का है। प्रजा के जीवन, संपत्ति और परिवार के कोई हानि नहीं पहुंचना चाहिए। मुक्ति को उन पर कोई ऐसा अधिकार नहीं है। अगर प्रजा सुल्तान से सीधे कोई आवेदन या प्रार्थना करना चाहती है तो मुक्ति को उन्हें रोकना नहीं चाहिए। जो मुक्ति इन नियमों का उल्लंघन करे उसे बर्खास्त और दंडित करना चाहिए। मुक्ति और वली उन पर उसी प्रकार नियंत्रक है जैसे कि शासक अन्य मुक्तियों पर नियंत्रण रखता है। 3 या 4 वर्ष के बाद अमीर और मुक्ति का स्थानांतरण कर देना चाहिए ताकि ये स्थानीय स्तर पर अधिक शक्तिशाली न हो जाए। अक्ताओं में मुक्ति एवं अमीर के क्या अधिकार एवं दायित्व थे आइए जानते हैं। स्थानीय प्रशासन। समकालीन स्रोतों में सिख अर्थात सिख नामक एक प्रशासनिक इकाई का वर्ण मिलता है। सिखदार को हम राजस्व अधिकारी के तौर पे जानते हैं। फौजदार जिन्हें हम सैनिक अधिकारी कहते थे, सिख से जुड़े उत्तराधिकारी थे। ये अपने इलाके में शांति व्यवस्था कायम करने का काम करते थे और साथ ही राजस्व की वसूली भी इनके द्वारा की जाती थी। चौधरी लगभग एक से गांव के ग्राम प्रधान होता था। चौधरी लगभग एक से गांव के प्रधान होता था। बाद के समय में ये परगना नामक प्रशासनिक इकाई का केंद्र बना। गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। गांव के प्रमुख अधिकारी खुद मुकद्दम एवं पटवारी थे। पटवारी लेखा पदाधिकारी होता था जो गांव की भूमि एवं लगान का लेखा जोखा रखता था। गांव में ग्राम पंचायतें झगड़ा निपटारा करता था। अब मंगोलों का खतरा। 1219 में मंगोलों ने चंगेज खान के नेतृत्व में ट्रांस आक्सियाना अर्थात उज्बेकिस्तान, जिसका ये पुराना नाम है आक्सियाना, पर हमला किया था। इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली के तुर्क राज्य को उनका आक्रमण झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण बढ़ गए। इससे मजबूर होकर के दोनों सुल्तानों को एक विशाल सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी बड़ी सेना को संभालना प्रशासन के लिए कड़ी चुनौती थी। इस चुनौती को संभालना दिल्ली के सुल्तान ने कैसे किया आइए देखते हैं। इस चुनौती का सामना दिल्ली के सुल्तान ने कैसे किया आइए जानते हैं। जैसे सैनिक प्रशासन। सैनिक विभाग दीवाने अर्ज कही जाती थी। सैनिक विभाग को दीवाने अर्ज का प्रमुख अधिकारी आरिज ए मुमालिक था। यह सैनिक की भर्ती, निरीक्षण एवं वेतन देने का कार्य करता था। दिल्ली के तुर्क सुल्तान ने विशाल सेना का निर्माण किया था और उसकी देखरेख पर विशेष ध्यान देता थे। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना की भर्ती के लिए देखभाल के लिए कुछ नियम भी बनाए थे। उसने सैनिकों की हुलिया अर्थात पहचान चिन्ह रखने पर भी जोर दिया था। उसने ये भी आदेश दिया था कि घोड़ों पर दाग लगाया जाए ताकि निरीक्षण के समय कोई भी सेनानायक गलत तरीके अपना करके बार बार एक ही घोड़ा न दिख सके या निम्न कोटि के घोड़े रखे जाएं। प्रारंभिक तुर्क सुल्तानों के समय घुड़सवार सैनिक के नगद वेतन के बदले दिल्ली के निकट के गांव ने भूमि कर वसूल के अधिकारी दिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों को वेतन देने की शुरुआत की। उसके समय में एक घुड़सवार सैनिक को 34 तंगों अर्थात तुर्कों 234 प्रति वर्ष वेतन मिलता था। जो सैनिक के एक अतिरिक्त घोड़ा रखता था उन्हें 78 टका, ये लिखा है 234 टका, ये 78 टका और मिलते थे। मतलब कि जो घोड़े रखता था उसको 78 टका और दिया जाता था। दिल्ली के सुल्तान ने मजबूत सैनिक ताकत ही भारत में एक विशाल तुर्क राज्य की स्थापना की थी। मतलब मजबूत सैनिक ताकत से भारत में एक विशाल तुर्क सेना स्थापित किया था।
आगे अलाउद्दीन खिलजी का मूल नियंत्रण क्या था? दिल्ली पर बार बार होने वाले मंगोल आक्रमण का सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी सेना खड़े कर और उसे नगद वेतन दिया। सल्तनतकालीन इतिहासकार लिखता है, यदि उतनी बड़ी सेना को साधारण वेतन भी दिया जाता तो राज्य का खजाना 5 या 6 वर्ष में ही समाप्त हो जाता। अतः अलाउद्दीन ने सेना के खर्च में कमी करने के लिए सैनिकों के वेतन में कमी की, परंतु उसके सैनिक सुविधापूर्वक रह सकें इसके लिए उसने वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए और उनकी देख रेख और उनकी दरें कम कर दी। अर्थात इसमें कहा गया है कि यदि इतनी बड़ी सेना को साधारण वेतन भी दिया जाता तो राज्य का खजाना जो है 5 से 6 साल में ही खत्म हो जाता। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने सेना के खर्च में कमी करने के लिए सैनिकों के वेतन में कमी कर दी, परंतु उसके सैनिक सुविधापूर्वक रह सकें इसके लिए उसने वस्तुओं के मूल्य में निश्चित किए गए और उनकी दरें भी कम कर दी गईं। एक अन्य समकालीन लेखक के अनुसार वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने में अलाउद्दीन का उद्देश्य अपनी प्रजा को सभी वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना था। अलाउद्दीन ने अपने एक अमीर से एक बार कहा था कि यदि मैं जनता को धन भी दूं तो वो प्रसन्न नहीं होगी। तो वो प्रसन्न नहीं होगी। इसलिए मैंने खास सामग्री को सस्ता करने का निश्चय किया है और इसका लाभ प्रत्येक तक पहुंचेगा। इस प्रकार अनाज रखा कर दिया जाएगा। मैं नगर में अनाज लाने वाले नैगानों अर्थात घुमक्कड़ व्यापारियों को बुला भेजूंगा। अनाज क्रय करने और नगर में लाने हेतु उन्हें कोषागार से धन दूंगा। मैं व्यापारियों को उनके परिवार के भरण पोषण के लिए वस्त्र और अन्न भी दूंगा। सुल्तान ने खाद्यान्नों से लेकर के वस्त्र दस्यों मवेशियों एवं दैनिक जीवन के उपयोग की अन्य वस्तुओं की कीमत को निर्धारित कर दिया। प्रत्येक वस्तु के लिए अलग अलग बाजार निश्चित किए। अनाज के लिए मंडी, कपड़े के लिए सराय ए अदल, घोड़ों गुलामों और पशुओं के लिए पृथक बाजार निश्चित किया। अब यहाँ पे समकालीन साधनों के आधार पर ज्ञात होता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने विभिन्न वस्तुओं की निम्न कीमतें उनकी निश्चित थी। तो आप यहाँ पे उनकी लिस्ट भी देख सकते हैं कि गेहूं का जो मूल्य था, गेहूं का मूल्य 7.5 जीतल प्रति मन था और जौ जो था वो 4 जीतल प्रति मन। धान जो था ये 5, चावल 5, घी आधा जीतल 1 सर और नमक 1 जीतल। तो यहाँ पे ये लिस्ट है, आप इन लिस्टों की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए जानते हैं आगे। बाजार में अनाज की आपूर्ति करने के लिए किसानों को अपनी उपज का आधा भूभाग कर्ज के रूप में देने का आदेश दिया। किसानों को अपनी आवश्यकता से अधिक अनाजों को सरकारी दर पर व्यापारियों के हाथों बेचने को मजबूर किया गया। अनाज को गांव से बाजार तक ले जाने की जिम्मेदारी बाजारों को दे दी गई। लगा के रूप में प्राप्त अनाज को दिल्ली स्थित सरकारी गोदामों में जमा किया जाता था ताकि अकाल के समय बाजार में अनाज की पूर्ति की जा सके। कपड़े के व्यापारियों को बाहर से कपड़े लाने के लिए अग्रिम धन देने की व्यवस्था की गई। सभी व्यापारियों को एक निश्चित मात्रा में वस्तुएं लाने एवं बेचने के लिए बाध्य किया जाता था। व्यापारियों को व्यापार में जो हानि होती थी उसकी भरपाई सरकारी खजाने से की जाती थी। अपने उपायों को सफल बनाने के लिए सुल्तान ने बाजार नियंत्रक बरीद अर्थात खुफिया अधिकारी
खुफिया अधिकारी अर्थात गुप्तचर की नियुक्ति की। सुल्तान इन अधिकारियों के माध्यम से बाजार की गतिविधियों से अवगत होता रहता था। जमाखोरी और चोखाजारी, कम तोलने पर कठोर दंड की व्यवस्था की गई थी। गुप्तचर बाजार में घूम घूम करके वस्तुओं के क्रय विक्रय की सूचनाएं एकत्रित कर सुल्तान को भेजा करते थे तथा अलाउद्दीन का यह मूल नियंत्रण की व्यवस्था केवल दिल्ली में लागू की गई अथवा साम्राज्य के अन्य भागों या शहरों में भी लागू था। इतिहासकार फ़रिश्त ने इतना लिखा है कि वस्तुओं के जो मूल दिल्ली में थे वही राज्य के अन्य भागों में भी थे, परंतु बर्नी ने केवल दिल्ली और उर के आसपास के बाजारों की चर्चा की। उसने लिखा है कि सुल्तान की नीति और नियमों से उनकी वस्तुएं दिल्ली में सस्ती हो गई थीं और वर्षों तक सस्ती रहीं। वस्तुओं की सस्ती होने और बड़ी मात्रा में उपलब्ध होने के कारण अनेक विद्वान योग और कुशल व्यक्ति दिल्ली में आकर के बस गए। आप विचार करें कि अलाउद्दीन खिलजी के मूल नियंत्रण की व्यवस्था से जनसाधारण को क्या लाभ हुआ। भूमि लगान प्राप्त करने के तरीके। 13वीं शताब्दी में जब तुर्कों ने भारत में उत्पन्न शासन कायम किया जाए तब उन्होंने भूमि लगान वसूलने की पुरानी व्यवस्था को ही प्रचलित रखा। अंतर केवल इतना ही था कि भूमि की आय पर अधिकार करने वाले लोग बदल गए। पुराने शासक वर्ग के स्थान पर अब तुर्क शासक वर्ग भूमि की आय प्राप्त करने लगा। इतिहासकार बर्नी हमें बताता है कि खुद मुकद्दम चौधरी अर्थात धनी किसान वर्ग राज्य की ओर से किसानों से भूमि वसूल करते थे। खराज भूमि पर उपजे वाली पैदावार की हिस्सा है तो वे लोग किसानों से लगे सेवा के बदले उन्हें कर का एक हिस्सा मिलता था। सरकारी कर्मचारियों का ये वर्ग स्वयं धनी किसान होते थे, मगर अपनी भूमि पर लगने वाले कर का बोझ वे गरीब किसानों पर डालते थे। भूमि कर के अलावा हर एक किसान को गृह कर और पशु कर भी देना पड़ता था। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर वसूल करने का अधिकार इनसे छीन लिया और राज्य के द्वारा किसानों से कर वसूलने के काम सीधे अधिकारियों को दे दिया गया। उसने 2 आब क्षेत्र और खालसा भूमि अर्थात सुल्तान के जो अधीन भूमि की माप करवा करके उपज का आधा भाग किसानों को भूमि कर के रूप में देने का आदेश दिया। लगान की दर एक समान रखी गई, चाहे वो धनी किसान हो या सामान्य किसान हो। हर इस प्रकार सुल्तान ने धनी किसानों को नुकसान न करके अपनी आय तो बढ़ा ली, नुकसान करके इस प्रकार सुल्तान ने धनी किसानों को नुकसान करके अपनी आय तो बढ़ा ली, परंतु गरीब किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। उनकी स्थिति दयनीय बनी रही क्योंकि उन पर करों का बोझ बढ़ गया था। मोहम्मद तुगलक ने भूमि लगान की दर उपज के आधा भाग से भी अधिक बढ़ा दिया, साथ ही कुछ नए कर भी लगाए। दूसरे करों अर्थात दूसरे करों बराई एवं गृह करों को सख्ती से वसूला जाने लगा। इन प्रयासों से किसानों का तबाही का सामना करना पड़ा और विद्रोही हो गए। किसानों का उत्पीड़न। बर्नी की रचना तारीख ए फिरोजशाही के अनुसार, ये बर्नी की जो रचना है तारीख ए फिरोजशाही के अनुसार सुल्तान ने सख्ती के साथ राजस्व की मांग की और अनेक प्रकार के अतिरिक्त करों की बहुतायत से 2 आब बर्बाद हो गया। हिंदुओं ने अनाज के ढेरों में आग लगा करके जला दिया और अपने घरों से जानवरों को भगा दिया। सुल्तान ने शिकवारा और फौजवारों को आदेश दिया कि पूरे क्षेत्र को उजाड़ दे और लूट मार करें। उन्होंने बहुत से खुद और मुकदमों को मार डाला और बहुतों को अंधा कर दिया।
जो बच निकले उन्होंने अपने गिरोह बना लिए और जंगलों की ओर भाग गए। पूरा क्षेत्र बर्बाद हो गया। उन्हीं दिनों सुल्तान शिकार खेलने बरन अर्थात आधुनिक जो बुंदेल शहर गया था। उसने आदेश दिया कि बरन के संपूर्ण क्षेत्र लूट कर उजाड़ दिया जाए। सुल्तान ने कन्नौज से लेकर के वलमऊ तक के संपूर्ण क्षेत्र में स्वयं लूटमार की और उजाड़ दिया। वो जो भी पकड़ा गया मार डाला गया। अधिकांश किसान भाग गए और जंगलों में शरण ली। उन्होंने जंगलों को घेर लिया और जंगल में जो भी मिला उसे मार डाला। कि आपको किसानों के उत्पीड़न की ऐसी घटनाएं सुनने और देखने को मिला है, चर्चा करें। मानचित्र 9 में देख करके बताएं कि खालसा भूमि का विस्तार कहां से कहां तक था। आज के किसानों को कौन कौन से कर देने पड़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक एक प्रयोगधर्मी शासक। मोहम्मद तुगलक राज्यकाल में नए नए प्रयोग करने वाला सुल्तान था। उस समय के इतिहासकारों ने सुल्तान की कई योजनाओं के विशेष रूप से विवरण दिया। राजधानी परिवर्तन। सुल्तान ने संभवतः 1327 ईस्वी में देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय लिया और उसका नाम बदल करके दौलताबाद रखा। उसने दिल्ली के सभी निवासियों के दौलताबाद जाकर के रहने का आदेश दिया। सुल्तान ने राजधानी परिवर्तन क्यों किया, आपने इसके विषय में इकाई 1 के इतिहासकार की भूमिका शीर्षक में इतिहासकार बर्नी एवं असीमी के विवरण को पढ़ा है। आप वो वहाँ के उस भाग को पुनः पढ़ें और इकाई 3 के मानचित्र पर जरा नज़र डालिए। इसमें राजधानी परिवर्तन के मार्ग की पहचान करें और बताएं कि दिल्ली से दौलताबाद जाने में लोगों को किन किन क्षेत्रों से गुजरना पड़ता था। आपके विचार में सुल्तान के राजधानी परिवर्तन का निर्णय उचित था। आपके अनुसार राजधानी परिवर्तन का कौन सा कारण उपयुक्त होगा। राजधानी परिवर्तन के दौरान नागरिकों को किस प्रकार के कष्ट हुए होंगे। तो खुरासान विजय, आप जानेंगे खुरासान विजय के बारे में। मोहम्मद तुगलक जो था खुरासान, इसका खुरासान आधुनिक नाम जो है वो ईरान है। ईरान को जीतने की योजना बनाई। खुरासान ने इल खान गंगोलों का शासन था और अबू सैयद वहाँ का सुल्तान था। सुल्तान मोहम्मद तुगलक इस देश पर विजय पाने के लिए 7,70,000 सैनिकों की एक विशाल सेना खड़ी की। उसने ट्रांसविसियानी अर्थात आधुनिक उज्बेकिस्तान के बनवाई मंगोल शासक तरनसरीन और मिस्र के सुल्तान से दोस्ती की, परंतु सुल्तान की खुरासान पर विजय पाने की इच्छा सफल नहीं हो सकी, क्योंकि मिस्र के सुल्तान और खुरासान के सुल्तान दोनों दोस्त बन गए। और दूसरी ओर तरकसीन को उसके भाई ने गद्दी से हटा दिया। अब सुल्तान के पास इतनी बड़ी सेना को तनख्वाह देने के लिए खजाने में पैसे नहीं थे, अतः सैनिक को उनके पद से हटा दिया। अचानक हटाए गए बेरोजगार सैनिकों ने डकैती एवं लूटमार करना आरंभ कर दिया। वे जनता एवं सरकार दोनों के लिए सरदर्द बन गए। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को नगद वेतन देने के लिए आज की कागजी मुद्रा की तरह सांकेतिक मुद्राएं चलाईं। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन ये सिक्के उस समय के प्रचलित सोना चांदी के न होकर के तांबे जैसी सस्ती धातु से बनाए गए थे। लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था, क्योंकि वे सिक्कों की नकल करना आसान था। लोग नकली सिक्के बना करके तमाम तरह के करों का भुगतान करने लगे और सोने चांदी के सिक्कों को बचा करके अपने घरों में जमा करने लगे। किंतु जब व्यापारियों ने सांकेतिक सिक्के को लेने से इनकार कर दिया, तब सुल्तान के सांकेतिक मुद्रा बंद करनी पड़ी। आज की सांकेतिक मुद्रा के बारे में शिक्षक से जानकारी प्राप्त करें। कृषि सुधार। मोहम्मद तुगलक ने कृषि के विस्तार एवं सुधार के लिए योजना बनाई। दीवान अगीर कोई अर्थात कृषि विभाग। फिर है नमक नया विभाग बनाया, जिसके जिम्मे 60 वर्ग मील का क्षेत्र सौंपा गया। उसने
उस क्षेत्र में कृषि का विस्तार करने की एरी योजना बनाई थी। थोड़ी सी जमीन में खाली न पड़ी रहे। सुल्तान का इरादा बंजर भूमि के खेतों के तहत लाने का था। किसान को बीज, हल बैल खरीदने एवं कुआं खुदवाने के लिए 70 लाख टंकी की बड़ी रकम 70 लाख टका की बड़ी रकम कृषि ऋण के लिए मंजूर किया। परंतु 13वीं तक बंजर भूमि का 1000वां भाग भी खेती के लायक न बनाया जा सका। सुल्तान ने जिन अधिकारियों को नियुक्त किया था वे इस काल को करने के योग्य नहीं थे। इस काम को करने के योग्य नहीं थे। अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण सुल्तान के द्वारा मंजूर किए गए कृषि ऋण का शायद ही कोई अंश किसानों को मिल पाता था। अतः किसान भी इस योजना के प्रति उदासीन रहे। कृषि सुधार एक सरकारी दायित्व है, यह बात मोहम्मद तुगलक के समय में उभर कर सामने आई। क्या आप बता सकते हैं कि वर्तमान सरकार के द्वारा किसानों को कृषि के विकास एवं सुधार के लिए क्या सहायता दी जाती है? सल्तनत काल में कृषि उत्पादन 13वीं-14वीं शताब्दी में भूमि और व्यक्ति का अनुपात बहुत अनुकूल था, अर्थात काफ़ी मात्रा में भूमि उपलब्ध थी और उस पर खेती करने वालों की संख्या कम। किसानों के द्वारा बड़ी संख्या में फसलें उगाई जाती थीं और ठक्कुर फेरू, जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली की टकसाल का प्रमुख था, करीब 25 फरालों के नाम गिनते हैं। खाने वाले फसलों में गेहूं, धान, मोटे अनाज जो ज्वार, बाजरा तथा दलहन में उड़द, मूंग, मसूर के बीजन देता था। नकदी फसलों में वो गन्ना, कपास, तेल प्रदान करने वाली फसलें, तिल और अलसी के नाम बताता है। नील के उत्पादन का संकेत इस बात से मिलता है कि ईरान के इल्खान शासकों के द्वारा अपने देश में नील की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा था ताकि भारत पर निर्भरता कम हो सके। मोहम्मद बिन तुगलक किसानों को सलाह दिया करता था कि वे अपनी फसलों में सुधार करें और गेहूं की जगह गन्ना और गन्ने की जगह अंगूर बोए। और चीनी यात्री हुएनहान से बंगाल में रेशम के कीड़े पालने की जानकारी भी प्राप्त होती है। नहरों के द्वारा सिंचाई। समकालीन स्रोतों से हमें नहरों के द्वारा सिंचाई के जाने के विवरण मिलता है, अर्थात फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कई नहरें खुदवाने का काम किया गया था। किसके द्वारा नहरों के खुदवाने का काम किया गया? तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। उसने यमुना नदी से हिसार पानी से लाने के लिए नहरें बनवाई। दो आब में काली नदी से एक नहर खुदवाया जो दिल्ली के यमुना नदी में मिलती है। एक नहर सतलज और घग्गर नदी से निकलवाई। नहरों के द्वारा सिंचाई के कारण पूर्वी पंजाब में कृषि का बहुत विस्तार हुआ और गंगे का एक बड़ा भाग और भूभाग का एक बहुत बड़ा भाग लगभग 80 कोस में फैला था। वह और लघु खानी नामक दो नहरों ने, कौन से, रजवाह और उल्लुग खानी नामक दो नहरों ने सींचा जाता था। इससे नहरों के किनारे 52 कृषि बस्तियां बसाई गईं। एक भी गांव उजाड़ नहीं रहा गया और एक गज भूमि भी ऐसी नहीं बची जहां खेती ना होती। सल्तनत काल में किसानों का जीवन। सल्तनत काल में आबादी का एक बहुत बड़ा भाग किसानों का था जो गांव में रहता था। एक गांव में लगभग 200-300 लोग रहते थे। किसानों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से खेती का काम किया जाता था। भिन्न भिन्न आकार की भूमि कर किसानों का स्वामित्व था और तो बड़े भूभागों के मालिक खुदा मुकद्दम चौधरी हुआ करते थे, जबकि दूसरी ओर भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों का स्वामी बलहर किसान थे जो गांव में निम्न कोटि का माना जाता था। किसानों के नीचे भूमिहीन निम्न जातियों का एक समूह रहा होगा, परंतु इनके विषय में कम जानकारी मिलती है। किसान खेती के औजारों के समय
औजारों को स्वयं मालिक थे। मतलब किसान खेती के औजारों के स्वयं मालिक थे। किसानों के औजार आमतौर पर एक जोड़ा बैल और हल होता था। साधारण किसान फूस की छप्पर वाली मिट्टी का झोपड़ियों में रहते थे, जिन्हें बांसों पर टिकाया जाता था। इनके घर जाड़े, बरसात, गर्मी में बचने के लिए न्यूनतम ज़रूरतों को पूरा करते थे। वे खाने के लिए मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करते थे। खुद एवं मुकद्दम किसान थे, परंतु ऐसे किसान जो ग्रामीण उच्च वर्ग की दहलीज पर खड़े थे। जब वो संपन्न हुए तब उन्होंने अपने ऊंचे लोगों के तौर तरीकों की नकल करने की, जैसे घुड़सवारी करना, अच्छे कपड़े पहनना और पान खाना। संपन्न किसानों के घरों की मुख्य इमारत के चारों तरफ खाली जमीन हुआ करती थी। बरामदे के साथ एक से अधिक कमरे, आंगन चबूतरा होता, दीवार चित्रकारी से सजी होती। उनके रहने के स्थान के चारों तरफ सब्जी, फूल और फल के बगीचा हुआ करता था। सल्तनत काल में साधारण किसान धनी किसान में क्या अंतर हैं देखते हैं। इसी के साथ ही हमारा अभ्यास खत्म होता है और हम अब मिलेंगे एक अगले अध्याय में। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और जो पहली बार देख रहे हों वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल घंटी बजाएं, जिससे कि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।